Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का एनालिसिस कर रहे थे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 20th ऑफ दिसंबर 2023. सो जी क्या है आज के डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन वाले पेज के अंदर, जैसे हम रूटीन में करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 1, 2 एंड 3 इन तीन एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. देन वी मूव फॉरवर्ड एंड 4, 5, 6 एंड 7 इन चार ओपिनियंस को एनालाइज करेंगे विद स्टेप बाय स्टेप. एंड स्पेशली इस डिस्कशन के अंदर हमारा फोकस रहेगा सीएसएस एंड पीएमएस के जो कंपेरेटिव एग्जाम्स हैं या कोई भी आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, स्पेशली एसए का या करंट अफेयर का, उस हवाले से हम जो है इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे. इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं हमारे कंपेरेटिव एग्जाम्स के हवाले से, उनको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. सो जी, पीडीएफ लिंक जो है ये आज के लेक्चर का और आज के न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं. 7 चैप्टर्स जो हैं इस लेक्चर के बना दिए जाएंगे. जो मेन लेक्चर है इसको नीचे 7 पार्ट्स के अंदर यानी कि 3 एडिटोरियल और 4 ओपिनियंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा विद टाइमलाइन. वहां से अगर आप कोई भी जो है स्पेसिफिक पार्ट सुनना चाहें तो वो भी आप सुन सकते हैं. एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. ये है जी स्लाइड, इसको आप लोगों ने खुद ही रीड आउट करना है. स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो वाले करंट ग्लोबल इश्यूज जो चल रहे हैं दुनिया के अंदर, ये वो वाले इश्यूज हैं, इनको आपने रीड आउट कर लेना है. और अगर आपने इसके बारे में कुछ एम्बिग्विटीज हैं तो प्रीवियस लेक्चर जो है उनको आप सुने. ये सारे के सारे अभी वहां पर ही खड़े हैं, कुछ इसमें नया नहीं आया, ठीक है ना. तो आपको सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे. एंड दीज आर करंट नेशनल इश्यूज जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो रनिंग में है. एंड फाइनली दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि, और लाइक भी करना है और शेयर भी आप लोगों ने करना है कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ, आपके आइडियाज जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं. एंड माई मेन मकसद जो है वो क्या है, मेच्योरिटी ऑफ योर आइडियाज, मेच्योर करना. एंड एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने जरूर रिप्लाई देना है. बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम के जो चैनल का नेम है, इसके हवाले से हमने सोचा हम कोई भी जो डिसीजन लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आप लोगों से अक्सर राय लेते हैं. तो इसका नाम क्या होना चाहिए? नंबर 1 सिंपल पेन ग्रेविटी जैसे हमने पहले रखा हुआ था. नंबर 2 पेन ग्रेविटी पीएएस जैसे अभी कंटिन्यू है, पीएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एंड नंबर 3 पेन ग्रेविटी सीएसएस एंड पीएमएस. एंड नंबर 4 पेन ग्रेविटी. यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं और आप हमें जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ये अपनी राय जो है जरूर जो है इसको आप लोगों ने शेयर करना है. और इसको पूछने का मकसद ये है कि असल में जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, जो बिल्कुल नए आते हैं इस फील्ड के अंदर, जिन्होंने सिर्फ सीएसएस और पीएमएस का ही नाम सुना होता है और वो चाहते हैं कि हमको ये करना चाहिए, तो अगर हम सिर्फ पेन ग्रेविटी रखते हैं तो वो अक्सर फिर बच्चे जो हैं उनको नहीं वो उसको समझ पाते कि ये क्या, इसके अंदर क्या होगा. सो आप लोगों ने एक फ्रेश कैंडिडेट की नज़र से जो आप लोगों ने बताना है कि क्या नाम होना चाहिए इन चारों में से, ताकि हम जो है इन फ्यूचर जो है अपने चैनल का नेम, अपने प्लेटफॉर्म का नेम जो है इसको फाइनलाइज करें. सो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ हमको ज़रूर शेयर करनी है. चलिए जी चलते हैं. अब हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो है हर्डल क्रॉस्ड. इलेक्शंस की बात करेगा इसके अंदर जी. और प्रीवियस स्टोरी जो मैं प्रीवियस एडिटोरियल्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ वही रिवाइज होगी, कुछ नई चीजें होंगी. तो पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है उनको तो अब ये चीजें जो है जुबानी याद हो गई होंगी. जैसे जी इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर. तो बाद में क्या होता है, पीटीआई वाले जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पिटिशन जो है वो दायर कर देते हैं. क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं कि जनाब आप ब्यूरोक्रेट्स को जो है उनकी क्या कर रहे हैं, ड्यूटियां लगा रहे हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर्स, ठीक है ना, एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स. और जी पीटीआई वालों ने ये कहा कि आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स की जो है ड्यूटी लगा दी है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर. तो इससे क्या होगा, इलेक्शन जो है फेयर नहीं होगा और ये धांधली करवाएंगे. तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और उनके नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिए. तो जब उनकी जो नोटिफिकेशन सस्पेंड की है तो उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो रुक गई.
ट्रेनिंग जो है इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दी। और फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ और ये कह रहे हैं इस तरह की हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन जो है वो टाइम पर नहीं होगा। तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का जो एक्शन था उसको साइडलाइन कर दिया, उसके ऑर्डर्स को, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो है वो इलेक्शन ट्रेनिंग करवाएं, ठीक हो गया। और साथ ही जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी जो है एक यानी कि अभी थोड़े दिन पहले जो है ऑर्डर उसने भी दिया किस चीज को लेकर, जो है डीलिमिटेशन की जो ऑब्जेक्शंस है उनको लेकर। कुछ लोगों ने ये जो हल्का बंदियां की थी ना, वो हल्का बंदियां जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी वो उसके ऊपर एतराज उठाया, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कोई डिसीजन दिया कि हाँ ठीक है इसको देखा जाए। लेकिन फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों फैसले लाहौर हाई कोर्ट के भी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी साइडलाइन कर दिए, और फोकस किया कि जनाबी अली क्या ऑब्जेक्शन किया बलूचिस्तान हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना ये जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन टू डीलिमिटेशन, ये कैन नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर द इलेक्शन शेड्यूल। जब भी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है तो उसके बाद डीलिमिटेशन के ऑब्जेक्शंस को क्या है, नहीं जो है कवर किया जाता। तो ये चीज कहकर उन्होंने साइडलाइन कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को भी कहा कि तुम अपनी पावर से तजावज कर रहे हो, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी कहा कि ये वाला ऑब्जेक्शन देके इनके ऑर्डर को साइडलाइन किया। और अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि नहीं, इलेक्शन ही बस करवाओ। और फाइनली जो है लेट द पोल्स टेक प्लेस, कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बाकी सब कुछ छोड़ दो, बस इलेक्शन करवाओ, पोल्स करवाओ, ठीक है ना। तो यहां तक तो हो गई ये वाली स्टोरी, ठीक है। अब आगे एडिटोरियल वाला कहता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और उसके बेनिफिट्स भी हैं अल्टीमेटली पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जो इलेक्टेबल गवर्नमेंट होगी वो अच्छे डिसीजन कर पाएगी, बड़े डिसीजन कर पड़ेगी, बड़ी पॉलिसियां बना सकेगी, जो कि अभी की केयर टेकर गवर्नमेंट ना तो बना सकती है और ना उसकी पावर्स हैं। तो ये फायदे तो हैं। लेकिन वो कहता है इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं फेयरनेस के ऊपर, कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन अभी क्या ये जो है काम करना अभी जिस इस तरीके से जिस तरह से कह रहे हैं कि हर चीज को छोड़ दो, तो क्या ये फेयरनेस है? इसके अंदर क्वेश्चन फेयरनेस के बारे में किया जा रहा है कि फेयरनेस क्या होगी। और यहाँ पर वो फिर डिस्कस करते हैं कि जितनी भी पार्टी हैं उनको क्या किया जाए, कंपेन का हक दिया जाए। एडिटोरियल वर्ल्ड कहता है जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, तो उनको क्या किया जाए, हक दिया जाए कि वो कंपेन कर सकें। और यहाँ पर वो पीटीआई का भी तस्करा करता है कि पीटीआई को भी ये चीज जो है उसको भी ये राइट दिया जाए, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद जो है एपिसोड जो वाक़या हुआ था यहाँ पर आपको पता है सबको, 9 मई के अंदर, तो उसके बाद से जो पीटीआई का क्रैकडाउन शुरू हुआ पड़ा है। और उस क्रैकडाउन को लेकर जो पीटीआई है अब पॉलिटिकल जो है स्ट्रक्चर के अंदर या इलेक्शंस के अंदर उस तरह से अपना रोल नहीं अदा कर पा रही है, उस तरह खुल के नहीं अपनी कंपेन कर पा रही। तो इसके ऊपर वो कहता है कि ये फेयरनेस होनी चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होना चाहिए, इक्वल जो है वो मौका दिया जाना चाहिए। और उसके बाद वो आगे कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब जो है, क्योंकि इलेक्शंस के बारे में क्लैरिटी हो चुकी है कि 8 फरवरी को होने हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपनी मैनिफेस्टोज के ऊपर वर्कआउट करें, ठीक है ना। और इस चीज की इलेक्शन साइन जो है हमारे सामने पहले ही आ रहे हैं कि इस चीज की जो अलामात हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, उन अलामात में से एक इलेक्शन ये भी है कि इलेक्टेबल्स की गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेबल्स की जो गेम है वो शुरू है। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी, और जो आपके हैं जरदारी साहब वो भी जोड़ तोड़ की जिसे सियासत कहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी बलूचिस्तान गए और वहां पर जाकर उन्होंने इलेक्टेबल्स 1 दर्जन से ज्यादा, बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लिया। तो कहता है इन चीजों को देखकर तो पहले ही लग रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। और लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टीज को वो ये कह रहा है कि मैनिफेस्टोज अपने तैयार करें। मैनिफेस्टोज मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर बड़ा इसको डिस्कस किया है, इनके फायदे भी नुकसान भी और हर चीज भी, डेवलप वर्ल्ड के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में इसकी क्या वैल्यू है। और अभी वो यही कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो जो है वो तैयार करो। मैनिफेस्टो बेसिकली यही होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके अंदर लिखती है, बताती है, कि नोट होता है, डॉक्यूमेंट होता है कि मैं अगर गवर्नमेंट में आती हूँ तो मुझे पता है क्या क्या मसले मसाइल हैं। तो वो अपने जलसों के अंदर, अपनी कंपेन के अंदर बताते हैं कि वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे एजुकेशन की, इकोनॉमी की। तो वहां पर वो बताते हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन को ये प्रॉब्लम्स हैं, और जब हम पावर्स में आएंगे तो हाउ वी डील दैम,
हमारे पास इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इस तरह होता है मैनिफेस्टो। तो फिर लोग उनकी बातें सुनते हैं और उसके मुताबिक फिर लोग फैसला करते हैं कि हाँ, इस बंदे की जो अप्रोच है प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन के बारे में वो बड़ी मेच्योर है, तो हमें इसको वोट देना चाहिए। दैट इज द रियल कंसेप्ट बिटवीन बिहाइंड मैनिफेस्टोज, जो कि पाकिस्तान में वैसे एप्लीकेबल बहुत कम होता है। आगे जी इसके अलावा कहते हैं कि अपनी मैनिफेस्टोज के अंदर वो डिस्कस करें, जैसे कि न्यूमरियस क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, डिसोल्यूशनमेंट चल रही है सिस्टम के हवाले से, सिस्टम के बारे में किसी को कोई क्या है वो ज्यादा नहीं है, इसके बारे में इसके ऊपर कोई ज्यादा सिस्टम को ज्यादा इसके ऊपर इतबार नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमिक जो है स्टैग्नेशन है, बिल्कुल रुकी पड़ी है आपकी इकोनॉमी, ठीक है। टेररिस्ट अटैक जो है वो भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो क्या है ये इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए अपने मैनिफेस्टोज के अंदर इनको डिस्कस करें और लोगों को बताएं कि काजेज बताएं, इसके सोल्यूशंस बताएं। और आगे कहता है इट इज द जॉब ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के वो कन्विंस करे लोगों को कि ये सारी की सारी जो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स है इनका एक ही हल है, और वो हल क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो होना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जब गवर्नमेंट आएगी तो इसका मसले का सारे का सारा हल होगा। तो कहता है कि ये कब भी पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तब भी पॉसिबल है जब ओनली फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है वो इलेक्शन जो है, ये जो होपलेसनेस है ना, इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी जनाबी अली। इसमें अब बेसिकली अगर हम पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर आप देखें तो अब डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ये आप बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। तो आपको ये यहाँ से पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो कैसा है, और इसके अलावा जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है उसका वजह से जो है पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर तरीके से अपना जो है नहीं अपना हिस्सा नहीं ले पाती। तो ये वाला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती है, ठीक है ना, जो कि एस्टेब्लिशमेंट करती है पाकिस्तान के अंदर, तो ये कुछ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही। और मैनिफेस्टोज की रियलिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़ी खुल के आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि किस तरह से पाकिस्तान में मैनिफेस्टोज को नहीं बल्कि इलेक्टेबल जो है इनको प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे हम जोड़ तोड़ की सियासत कहते हैं, ठीक है। चलें जी अब हम चलते हैं अपने सेकंड एडिटोरियल की तरफ, कॉशियस होप। इसके अंदर बेसिकली वो डिस्कस करेगा आपकी इकोनॉमी को। कुछ बेहतरी आई है तो कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से ये बेहतरी आई है वो आपको बताता है कि भाई जो जो आपने ये उल्टे सीधे काम किए हैं उसकी वजह से ये थोड़ी सी बेहतरी आई है। और जल्दी ही ये बेहतरी जो है ना, अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग ना की तो जल्दी ही एक दो झटका लगेगा और ये जो बेहतरी आपको नजर आ रही है ना ये उड़ जाएगी। बात शुरू करता है कि 9 मिलियन जो है आपका करंट अकाउंट है इस वक्त पाकिस्तान का, 9 मिलियन करंट अकाउंट सरप्लस में गया है नवंबर के अंदर। बड़ी खुशी की बात है, पॉजिटिव है, बड़े सारे खुश हैं कि जहां हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स में होता था सरप्लस में चला गया, ठीक है। तो कहता है कैसे गया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ओपिनियन वाला एडिटोरियल वाला। कहता है ये ना कम्बिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का और गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक का, इन सब ने रल के ना मिल जुल कर कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है ना वो 9 मिलियन हो गया है। अब वो डिसीजंस क्या थे। एक तो इन लोगों ने जो इंपोर्ट करते थी ना चीजें उनको श्रिंक कर दिया बिल्कुल, ठीक है ना। उनका जो हम बिल्कुल कम कर दिया, यानी कि हम लोग कुछ चीजें इंपोर्ट करते थे और उसके बाद कुछ एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। और इंपोर्ट करने वाली जो चीजें थी उनके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस जो देखा था सागडार की गवर्नमेंट के अंदर भी कि एडिबल ऑयल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, ये जो है क्लियर नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। एक स्पेशल वर्ड टर्म यूज की थी, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, तो वो काम किया जाता था। तो बहरहाल इन्होंने जो इंपोर्ट थी ना वो कम कर दी वक्ती तौर पर ताकि ट्रेड डेफिसिट ना हो। और इसके अलावा जो है ना जो डिमांड थी उसको कम कर दिया, जो यानी कि चीजें एक तो होती है ना, हम लोग इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज बना के एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी कम कर दी और कुछ जो डिमांड थी उसको भी कर दिया। और साथ में टाइट कर दी मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब जिन बच्चों ने तो पहले लेक्चर्स मेरे लिए हुए हैं उनको बड़े क्लैरिटी से पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। उनके लिए तो मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स इनको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है।
बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जो बेसिकली किसी भी जो मुल्क है उसका सेंट्रल बैंक बनाता है। जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये बनाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके अंदर जो है वो करेंसी का जो रेट, एक्सचेंज रेट है, उसको देखा जाता है, वो मैनेज करना, और साथ साथ जो आपका है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, उसको मैनेज किया जाता है। जैसे पाकिस्तान का अभी 22% पे है इंटरेस्ट रेट, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मामला को जो डील की जाती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है बेसिकली ये बनाती है किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट, और इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जनाब बजट जो डिस्कस किया जाता है ना, बजट, कि कितना पैसा जो है वो टैक्स के जरिए इकट्ठा करना है और कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ से कमाना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये सारी जो पॉलिसी होती है इसको कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, और ये बनाती है गवर्नमेंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए, ठीक है ना। कौन से, गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर इस तरह की ऐसी पॉलिसियां बनाई जिससे क्या हो, इम्पोर्ट जो है वो श्रिंक कर जाए और साथ साथ डिमांड जो है वो भी कम हो जाए। तो इस तरह से फिर हमारा क्या हुआ, हमारा 9 मिलियन का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया नवंबर के अंदर। आगे वो कहता है कि ये जो डेफिसिट डाउन है ना, ये जो हमारा हुआ है, ये 64% तक हमारा डाउन हुआ है, ठीक है ना। अब इससे, इसके बाद अब गवर्नमेंट जो है वो बड़ा खुश है, और गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जो है ना इसको एक्सपेक्ट ये कर रही है कि हम जो है इसी को मेंटेन करें इस पूरे साल के अंदर। पूरे साल में कम से कम हमारे जो करंट अकाउंट है वो 4 बिलियन और 4.5 बिलियन डॉलर्स के दरमियान दरमियान हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी ये उम्मीदें लगाए बैठा है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो 1% से लेकर 1.5% ऑफ हमारा जो जीडीपी है ना उसके क्लोज क्लोज रहना चाहिए, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी, इस चीज को लेकर, 9 मिलियन डॉलर को लेकर फ्यूचर प्लान जो कर रहे हैं। जो हमारा 30 जून तक जो हमारा चलना है, 1 जुलाई को हमारा न्यू फिस्कल ईयर शुरू हो जाना है, तो वहां तक ये लोग यही सोच रहे हैं कि इसी तरीके से हम जो है ना चलाएंगे अच्छे अच्छे तरीके से। लेकिन जो एडिटोरियल वाला कहता है कि जनाब ऐसा नहीं है, बट ज्यादा सेलिब्रेट करने की वो जरूरत, कहता है नहीं है, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो कहता है कि ये जो काम आप लोगों ने किया था ना, ठीक है ना, वो काम जो आप लोगों ने, यानी कि इंपोर्ट को कम करके जो डिमांड सप्रेशन जो पीछे मैंने बताया, जिस तरीके से आप लोगों ने 9 मिलियन डॉलर्स बनाए हैं, वो काम करने के बाद हुआ क्या है बेसिकली, तो आपकी जो इकोनॉमी है ना वो स्टक कर गई है, ठीक है ना, नेगेटिव और जीरो ग्रोथ रेट पे आ गई है आपकी इकोनॉमी। जैसे आप जहां बाहर से एक पुर्जे मंगाते हैं और उन पुर्जों को जोड़कर आपको चीज तैयार करते हैं और उसको बाद में आप एक्सपोर्ट करते हैं और फिर आप पैसे कमाते हैं। लेकिन जब आपकी इंपोर्ट ही नहीं है, पुर्जे ही नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट भी रुक जाएगी। तो कहता है ये हरकतें करने के बाद ना अब क्या होगा कि आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है ना वो जीरो पे खड़ा है या फिर नेगेटिव पे खड़ा है। तो इसलिए ज्यादा आप लोगों ने सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये ज़हन में रख लें। और दूसरा उसने कहा है कि अभी जैसे ही आईएमएफ ने थोड़ी सी छूट दी है ना, आईएमएफ की वजह से उसने अपने प्लान के अंदर कहा कि नहीं यार, थोड़ा सा आप लोग इनको इंपोर्ट भी करने तो थोड़ा सा हाथ ढीला रखो। तो जैसे ही तुम लोगों ने थोड़ा सा हाथ ढीला रखा है, किया है ना, तो क्या हुआ है, इंक्रीज हो गई है इंपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। जो आप लोगों ने जबरदस्ती रुकी हुई थी ना, अब वो क्या है, इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया। एक काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा वो कहता है कि जो आपकी रेमिटेंस है ना, रेमिटेंस बेसिकली जो बाहर के मुल्क से पैसा है, जैसे हमारे बहन भाई जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, दूसरे फॉरेन कंट्रीज के अंदर रहते हैं, वहां पर वो पैसे कमा के पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं। तो वो कहता है कि वो जो रेमिटेंस है ना वो भी डिक्लाइन कर गई है। कितने? 10% इन फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है ना। पहले 5 साल के अंदर वो तकरीबन 10% से भी ज्यादा क्या कर गई है, डिक्लाइन कर गई है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर, इस वजह से। तो तीसरा काम ये हो गया कि बाहर से जो आ रहे थे पैसे रेमिटेंस, वो भी डिक्लाइन कर गया। अब वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अचीव की है। कैसे? इंपोर्ट की जो डिमांड थी उसको कंप्रेस करके। तो ये क्या किया था आपने, ये एक फ्रजाइल पॉलिसी थी आपकी, बड़ी वीक आप लोगों ने ये काम किया था।
यानी कि जो आप लोगों ने इस वक्त सरप्लस में अपना करंट अकाउंट जो डेफिसिट था ना उसको ले गए हैं ना, सरप्लस के अंदर $9 मिलियन के अंदर, तो उसको $9 मिलियन के अंदर लेकर जाने में जो आपने तकनीक से इस्तेमाल की थी ना, वो यही थी कि इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है ना। इंपोर्ट की जो डिमांड थी उसको आप लोगों ने कंप्रेस कर दिया जबरदस्ती। तो इस तरह का जो आपने ये तरीका इस्तेमाल किया है ना, ये बड़ा ही गलत तरीका था, जिसके अब जैसे ही ये तरीका आप छोड़ेंगे तो इस तरह के जो है नेगेटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, और इसलिए आप लोग ज्यादा खुश ना हों। फिर वो आगे कहता है कि लॉन्गर टर्म के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जो पीछे हमने करना था वो तो कर लिया, अब लॉन्गर टर्म के लिए क्या करना है। कंप्रीहेंसिव गवर्नेंस होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल जो है रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये लॉन्गर टर्म के अंदर हमें काम करने पड़ेंगे अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं। अब ये काम करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, जरूरत इस किस चीज की है। इस सारे काम करने के लिए हमें जरूरत है एक स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट की। और अब एक स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी कैसे, अल्टीमेटली एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद आएगी, ठीक है ना। तो ये चाहिए हमें, ठीक है। और आगे वो चाहता है, एक तो ये चाहिए स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरा क्या चाहिए, जो प्रॉमिस हमने प्रोमिस्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि फ्रेंडली अरब नेशंस ने हमसे की हुई है कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक वो हमको चाहिए। और तीसरा आईएमएफ का हम है एक बड़ा सा प्रोग्राम चाहिए। ये तीन चीजें हमें मिलेंगी तो फिर हम इस जैसे ऊपर वाले प्लान्स बना सकेंगे लंबे चौड़े, और फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। लेकिन अभी जो हम जो टोटके लगा रहे हैं ना, जिस तरह हमें जुगाड़ लाने की आदत होती है पाकिस्तानियों को, तो वही हम जुगाड़ लगा लगा कर अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। तो वो जुगाड़ जैसे ये इंपोर्ट डिमांड को कम करने का, कंप्रेस करने का जुगाड़ था ना, वो ज्यादा देर नहीं चलने वाला। और इसलिए वो कहता है इस जुगाड़ से, या जो लंबे लंबे ये वाले ख्वाब देख रहे हैं ना, ये ख्वाब आप लोग ना देखें। तो बेहतर है आप लोग क्या करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये वाली चीजें जरूरी हैं। So that is the current right now current situation of Pakistan economy. आगे जी आप हमारा नेक्स्ट है आफियाज केस। आफियाज केस के अंदर बेसिकली क्या है जी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं जी, इनको जो है अमेरिका की जेल में रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में ये जो है, क्योंकि अभी करंटली इसके बारे में इसका जो वकील था उसने कुछ बचाया कि इसके ऊपर कितना जुल्म वहां पर किया जा रहा है, तो उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा है। तो इस एडिटोरियल के अंदर वो थोड़ा सा बताता है, और वो क्या बताता है, वो कहता है कि आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको 2010 के अंदर जो है, यानी कि कन्विक्ट यानी कि पकड़ा गया वहां पर, और 86 ईयर्स की तो उनको क्या सजा दी गई फेडरल प्रिजन के अंदर, यूएसए, ठीक है ना। वहां वहां पर इस वक्त वो है फेडरल प्रिजन जो यूएसए का वहां पर है, और 86 ईयर्स की उनको जो पनिशमेंट दी गई है उसको क्या कर रही हैं, वो पूरा कर रही हैं। अब होता क्या है, ये क्यों सजा दी गई, तो कहते हैं कि इस तरह हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर एक वाकया होता है जहां पर इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने शूट किया था दो अमेरिकन सोल्जर्स को, ठीक है ना, शूटिंग की थी उनके ऊपर, गोलियां चलाई थी। इस वजह से इनको जो है अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने 86 ईयर्स की सजा दी। अब ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, ये एक न्यूरो साइंटिस्ट थी और एक माँ भी हैं और पाकिस्तान की सिटीजन भी हैं। अब इनका जो वकील है क्लिफ स्टैफर्ड स्मिथ, उसने कुछ दिन पहले जो है ना, इस महीने के शुरू में उसने कुछ कहा, ठीक है ना। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि आफिया सिद्दीकी का जो है ना रेप्ड किया जा रहा है एंड अब्यूज किया गया है उसे नंबर ऑफ टाइम्स। उसने वहां के जो गार्ड्स हैं उस जेल के, उन्होंने, और साथ में जो इनमेट्स रहते हैं इसके जो नजदीकी हैं वहां पर, उन्होंने। और ये क्या है उन्होंने कि टर्म हर रिपीटेड सेक्सुअल अब्यूज के, कई दफा यानी कि उनका रेप वहां पर रिपीटेडली किया जाता है उनको, यानी कि ये चीज जो है ये इसके बारे में यानी कि उसने हाईलाइट किया है कि आफिया सिद्दीकी का वहां पर क्या सूरत हाल है। और साथ भी आगे ओपिनियन वाला बताता है एडिटोरियल वाला कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले भी इस तरह की चीजें सुनने में आती रही हैं कि वहां पर उसके साथ कितना जुल्म सितम किया गया है, कर रहे हैं। और इसके बाद वो फाइनली ये कहता है कि अगर पाकिस्तान के तीन कैदियों को, जिनके ऊपर बहुत सीवियर किस्म के क्राइम्स का जो था इल्जाम था, उनको गौतनामा बे से छुड़ाया तो नहीं गया पाकिस्तान ने, बाहर उनको बरी कर दिया गया और वो पाकिस्तान वापस आ गए, तो अगर वो वापस आ सकते हैं
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आफिया के केस के बारे में भी थोड़ी सीरियसनेस शो करवाए, ताकि उसके भी वहां से जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जान छुड़वाई जा सके। सो दैट इज रियलिटी, डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, एंड जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है जी जनाब नबी आफिया के केस के अंदर। और जहां तक हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें पता है प्रीवियस जो है आर्टिकल्स, ओपिनियंस हमने डिस्कस किए, तो गजा के अंदर जो सूरत हाल है, तो क्या कर लिया हम पाकिस्तानियों ने एंड मुस्लिम वर्ल्ड ने। तो फिर इस तरह की कई आफियाज जो हैं वो उनके साथ क्या क्या हो रहा है एंड कुछ नहीं कर पा रहे। बहरहाल आगे चलते हैं जी। कमेंट्स करके आप लोगों ने जनाबी अली जरूर बताना है। एडिटोरियल्स जो हैं वो हमारे डिस्कशन उसके ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, एंड नो वी मूव फॉरवर्ड वर्ल्ड ओपिनियंस। ओपिनियंस के हम जो है अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज इनसाइड ऑफ ओपिनियन। एंड माय मेन जो मकसद है, एम जो है इस सीरीज का, दैट इज मैच्योर योर आइडियाज एंड प्लस जो है कि आप कनेक्ट कर सकें, आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप कनेक्ट कर सकें एक चीज को दूसरी चीज के अंदर, एंड क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें। क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि एक बंदा कह रहा है ये प्लस, आप कह रहे हैं जनाब ये नेगेटिव है। ये होता है बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस, कि आपको उस चीज के पॉजिटिव्स का भी पता हो, नेगेटिव्स का भी पता हो। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। तो आपके अंदर ये वाली एबिलिटीज जब पैदा हो जाएंगी, देन जो है आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप इन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख सकेंगे, तो इजीली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्पेशली ऐसे जो है वो पास कर सकते हैं। चलें जी, आगे आ जाता है हमारा इलेक्शंस एंड फेयर प्ले। इलेक्शंस की बात करेगा, डेमोक्रेसी की बात करेगा, और बड़ी क्लियर पिक्चर जिन्होंने दिखाई है जी, बिल्कुल आपकी जो है ना दिमाग की बत्तियां ये रोशन कर देगा बंदा जाहिद हुसैन साहब। और ऐसी बातें अगर मैं कहूँ ना कि हम लोग बोलें, तो ऐसी बातें अगर बोलेंगे तो कोई ना कोई तो आपको उठा कर ले जाएगा। और लेकिन लिखने वाले और इंग्लिश में लिखते हैं, फिर उनको पता है कि इंग्लिश में वैसे भी कम लोग ही पढ़ते हैं पाकिस्तान में, तो इट्स ओके, ये मैनेज हो सकती हैं चीजें। ठीक है ना। तो अब आपने सुनना है, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी ये जो इलेक्शंस का ड्रामा है उसके बारे में, कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, इलेक्शंस एंड फेयर प्ले। जुडिशियल सिस्टम को यहाँ पर वो कहेगा, उसकी बेइज्जती करेगा कि ऐसा जुडिशियल सिस्टम है। हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हो रही है उसकी बात करेगा, और डेमोक्रेसी का जो हम लोग नारे लगाते हैं उसकी बात करेगा। और अल्टीमेटली इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होने के बाद जो है एक गवर्नमेंट आती है, और उसे हम कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, और फिर हम कहते हैं ये एक अच्छी डेमोक्रेसी है। मगर पाकिस्तान में वो बता रहा है यहाँ पर कि जनाबी अली इलेक्शंस तो पता नहीं कब होने हैं या कब नहीं होने, लेकिन किसने आना है, किसने गवर्नमेंट करनी है, ये पहले डिसाइड हो चुका है। चलो नहीं, शुरू करते हैं। कहता है इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को, ठीक हो गया, ये बात सारे कह रहे हैं, लेकिन फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस रिमेन इन क्वेश्चन। जिस तरह से अभी हमने पहले एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया था वही बात है। फेयरनेस के बारे में क्या है जी, कहता है पीटीआई वालों की विक्टिमाइजेशन हो रही है। तीन पार्टी है ना, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यही है ना तीन पाकिस्तान के अंदर मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो है। तो इसकी तो कह रहा है फुल टाइम विक्टिमाइजेशन हो रही है 9 मई के वाक़े के बाद। इसके तो छोटे से छोटे बंदों को भी क्या कर रहे हैं, जो कि काउंसलर लेवल के बंदे हैं या उससे भी छोटे हैं, उनको भी उठा उठा कर क्या करी जा रहे हैं, लेकर जाए जा रहे हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में अब क्या किया इमरान खान साहब ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आपको बताया कि वर्चुअल गैदरिंग जो है वो लॉन्च की, यानी कि ऑनलाइन एक जलसा उन्होंने कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि जनाब अली उस जलसे के अंदर भी क्या हुआ, इंटरनेट की जो है एक्सेस जो है, इंटरनेट को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कुछ इलाकों के अंदर। और उसके बारे में हमने यस जो है ना यस्टरडे अपना जो लेक्चर था उसके अंदर डिस्कशन किया कि उस इस फैसले से कि इमरान खान का जलसा कामयाब ना हो, आम लोगों को कितना नुकसान हुआ। ठीक है, वो हमने डिस्कस वहां पर कर लिया था। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने इसको यूज किया, सोशल मीडिया को वर्चुअल गैदरिंग की, और उससे जो है उसने लोगों तक अपनी बात जो है वो पहुंचाई। ठीक है, अब वो आगे कहता है कि अब वो कह रहा है क्रैकडाउन जो है एस्टेब्लिशमेंट कर रही है पीटीआई का, वो नहीं चाहती कि पीटीआई किसी भी तरीके से क्या हो, पावर में आ सके। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट रूलिंग है, जिसके अंदर उन्होंने ये मिलिट्री कोर्ट्स को भी ओके कर दिया है कि ठीक है यार,
इससे हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में देखा हमने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में लास्ट टाइम कितना डिस्कस किया था, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, और उससे बिल्कुल आपको क्लैरिटी होगी कि मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वर तो है ही नहीं एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। और जिस लॉ के मुताबिक ये जिस एक्ट के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं, इस एक्ट के ऊपर भी जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि ये एक्ट जो है ये अब इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। लेकिन फाइनली फिर आप लोग देख रहे हैं कि अभी फिर मिलिट्री कोर्ट्स को इन्होंने ओके कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे फिर अगेन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी किनकी 9 मई के वाक़े के थ्रू, पीटीआई वालों की। अब उनको फिर दोबारा से उनको क्या किया जाएगा, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाएगी मिलिट्री कोर्ट से। अब ये बातें मैं नहीं कह रहा, सॉरी, बाद में मुझे कमेंट करके ना कहना के साथ जी आप इस पार्टी से तल्लक रखते हैं, उससे तल्लक रखते हैं, ये मैं बातें नहीं कर रहा। ये भाई ये जो जिस भाई ने ये लिखा है ना ओपिनियन, ये वो बंदा बातें कर रहा है। और अगर आपने कोई रिप्लाई देना तो बेस इसको देना, मुझे ना देना। मैं ये अपने से बहुत कम बात करता हूँ, बल्कि अब शुरू में मैं करता था तो बहुत कम मैंने कर दी है। अपने जो मेरे ओपिनियंस हैं उनको मैंने साइड पे रख के डिस्कस करता हूँ। और 99.9% मेरी कोशिश होती है कि वही बात डिस्कस करूँ जो इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना, तो लिहाजा इसके अंदर ये लिखा हुआ है, मेरे से नहीं आपने कहना कि आपने क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया जी मिलिट्री कोर्ट्स को। अब उससे अगेन को है वो विक्टिमाइजेशन होगी। अब बात वो ये करता है कि इस माहौल के अंदर जब क्रैकडाउन शुरू है, एस्टेब्लिशमेंट क्रैकडाउन कर रही है, पीटीआई का सबको नजर आ रहा है, तो फिर सच एन इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट के अंदर जो इलेक्शन करवा रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि इस माहौल के अंदर आप लोग जो इलेक्शंस करवा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर तो नहीं ना होंगे। तो ये लिहाजा जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। जो गवर्नमेंट बनेगी इलेक्शंस के बाद तो उसके ऊपर तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। ठीक है ना, और फिर वो आगे बात करता है कि ये जो एज है ना ये सोशल मीडिया की एज है। ठीक है, तो गेम अभी ओवर नहीं हुई। ये जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं ये पीटीआई वालों को खत्म नहीं कर सके, बिकॉज इट इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो जो है एस्टेब्लिशमेंट अगर क्रैकडाउन कर रही है तो ये ज्यादा उनका कामयाब नहीं होने वाला। और वो कहता है कि अगर इस जो माहौल के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ये वाले माहौल के अंदर जो मैंने पीछे डिस्कस किया, तो उससे क्या होगा, उससे फिर ये क्या होगा कि इसकी जो इलेक्टेबल गवर्नमेंट है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसकी जो एफिशिएंसी के ऊपर क्या है, उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा। और उसके अलावा कहता है कि एक और भी परसेप्शन जो है वो ग्रो कर रही है कि इलेक्शंस आर ऑलरेडी बीइंग मैनेज्ड, कि इलेक्शन तो पहले ही मैनेज किए जा चुके हैं। और इससे क्या होगा कि डैमेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस डैमेज होगी। अब ये बातें भी सुनने आने आ रही हैं कि इलेक्शन तो पहले ही मैनेज हो चुका है। अब कहता है द बिग क्वेश्चन इज वेदर सच इलेक्शंस कैन लीड अप टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री और वुड दे डीपन द पोलराइजेशन। कि अब इस तरह के जो इलेक्शंस हैं इनसे जो जिनके बारे में ये अफवाहें आ रही हैं कि इलेक्शन तो पहले ही मैनेज हो चुका है और पीटीआई का क्रैकडाउन भी शुरू है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है, नवाज शरीफ को पूरी कोशिश की जा रही है कि वो पावर में आ जाए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस तरह से जो आएगी पॉलिटिकल, इस तरह के इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी आती है गवर्नमेंट में, तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या ज्यादा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। और आगे कहता है ये जो एज इस सोशल मीडिया के एज के अंदर ये बड़ा ही मुश्किल है स्टेट के लिए कि वो उन आवाजों को जो उनके खिलाफ उठ रही हैं उनको कंट्रोल कर ले। ठीक है ना, डाउटफुल क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन जो है उससे क्या हो सकता है, सिचुएशन टू बिकम एक्सट्रीमली वायलेंट वोलेटाइल, मेकिंग द हार्ड फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट टू डील विद द मल्टीपल चैलेंजेस द कंट्री फेसिस। कहता है कि इस तरह के जो अगर माहौल में इलेक्शंस होता है तो इससे जो आने वाली सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और गवर्नमेंट के लिए, जो फ्यूचर गवर्नमेंट है उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि वो उन चैलेंजेस को जो कंट्री फेस कर रही है उन चैलेंजेस को क्या कर सके, हल कर सके, उनके साथ डील कर सके। तो फिर कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में आती है इस तरह के इलेक्शन से, तो उसके लिए विल बी ऑन ए वेरी वीक फुटिंग, बड़ी कमजोर होगी। ठीक है, मेकिंग इट डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट। इस तरह के इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो बड़ी कमजोर होगी और डिपेंडेंट करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। और इट विल बी अ ग्रेट लीप बैकवर्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द कंट्री। तो जब वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो तो पूरे का पूरा खराब ही हो गया। और इस चीज को वो जो है ये जो है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंस वाली बात करके इसको बाद में वो प्रूव भी करता है।
वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी पीटीआई का तो क्रैकडाउन इन्होंने कर देना है, और ये पार्टनर भी बन सकते हैं आपस में, ताकि वो स्टैब्लिशमेंट को क्या कर सके, इनको उसकी सपोर्ट हासिल करने के लिए। ठीक है, ये दोनों आपस में पार्टनर भी बन सकते हैं। दूसरा कहता है कि नवाज शरीफ साहब जो है बड़ी स्पीड से जुडिशरी ने सारे केसेस जो उनके खिलाफ थे खत्म कर दिए हैं। तो क्या ये सरप्राइज नहीं है कि जिन केसेस को कहता है कि बैक टू ऑफिस, सेम फोर्स बिहाइंड। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस फोर्स ने इनको अपने दफ्तर से निकाला, अब वही फोर्स दोबारा इनको दफ्तर में लेकर आ रही है, और उसके रास्ते में रुकावट थी इसके कुछ केसेस जो कि जुडिशरी ने स्पीड मारकर सारे के सारे, जो भी केसेस थे, अल अजीजिया रेफरेंस केस हो गया, जो भी हम रोज पिक्चर्स के अंदर देखते थे, दिनों में उन्होंने इसके मसले हल करके, और वो केसेस जिनके अंदर इसको सजाएं हुई हुई थी, उन सारे केसेस इसको बहाल कर दिया। तो ये क्या सरप्राइज नहीं है? तो और क्या है? तो इस सरप्राइज से यही पता चलता है कि जनाब अब जो है ना इमरान खान की बारी है। साइफर केस हो गया, करप्शन हो गया, सल्ट्रा सल्ट्रा हो गया। जिस तरह नवाज शरीफ को पहले उतारने के लिए इस फोर्स ने, ठीक है, उनको क्या किया, ऑफिस से निकाला, केसेस लगे, जुर्म साबित हुआ, अब वही फोर्स उनको दोबारा लेकर आ रही है, वही केसेस के ऊपर उनको वाइट वॉश कर दिया गया है। तो अब वो आपके फोर्थ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब थे, अब उनकी बारी है, उनके खिलाफ अब चलेगा साइफर केस, करप्शन के केसेस, और हो सकता है उनको नाअहल भी कर दिया जाए। तो इस सारे मामले से फिर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में हो रही है, और इससे क्या होगा, अब एक हाइब्रिड टाइप की जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बनेगी, जिसमें सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, उसका रोल सेकंड होगा, और उसके फर्स्ट रोल जो है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का होगा। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन इलेक्शंस एंड फेयर प्ले। और इसके अंदर उसने यही कहा है कि पाकिस्तान के प्रीवियस इलेक्शन भी जो है वो भी धांधली हुई थी, लेकिन जितनी अब तबाही मची हुई है ना, इतनी तबाही देख के तो वैसे ही शर्म आती है, खुल्लम खुल्ला तबाही हो रही है। सो दैट इज ऑल। आपकी डेमोक्रेसी जो है ना उस बिल्कुल क्लियर होगी होगी कि कौन सी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ठीक है, बुक्स के हवाले से तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद ही रहेगी, बिकॉज सारे यही सुनना चाहते हैं। आगे आ जाते हैं जी। आगे आ जाता है आपका साउथ एशिया स्मोक। साउथ एशिया स्मोक के अंदर वो क्या डिस्कस करता है, नाम से जहर है, ठीक है ना। कहता है कि एयर पोल्यूशन हैज रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेसिकली यहाँ पर वो क्या बात करेगा आपके साथ, उसने ना जो एयर क्वालिटी है ना, एयर पोल्यूशन जो है, उसने उसको लाइफ के साथ जोड़ दिया कि साउथ एशिया की हवा इतनी गंदी है कि लोगों की जिंदगी कम होती जा रही है। ठीक है, और ये रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले आई थी, जब बताया गया था कि लाहौर वालों की जिंदगी 5 साल कम हो गई है, कि जिसने 60 साल जीना था अब वो 55 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये एयर क्वालिटी गंदी होने की वजह से जो वो सांस ले रहा है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होगी। सो दैट इज ऑल ही डिस्कस इन साउथ एशिया स्मोक। इसके अंदर वो डिस्कस करेगा एयर क्वालिटी को, एयर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन की काजेज को, उसके इफेक्ट्स को, उसके सोल्यूशन को। तो पूरे का पूरा आपका ऐसे ही हो जाएगा इसके ऊपर। और ये जो है बड़ा बर्निंग इशू है पाकिस्तान के अंदर एज वेल एज इन साउथ एशिया। और क्लाइमेट चेंज के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपका साउथ एशिया स्मोक के अंदर वो डिस्कस करेगा। तो पहले बच्चों देख लो साउथ एशिया क्या है, जो पुराने हैं जहर उनको तो पता ही होगा साउथ एशिया क्या है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो नए आए हैं कम से कम उनको भी पता चले, खास तौर पे जो साइंस के बच्चे होते हैं, जिनको फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी होती है, इनमें एमएससी या बीएससी किया होता है उन्होंने, फिर जो है ये काम ही चीजें पढ़ी होती हैं। तो साउथ एशिया के अंदर बेटा आ जाते हैं 8 कंट्रीज आपके, ये सामने हैं आपके, ठीक है ना। पाकिस्तान है जी, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है। तो ये आपने इसको रखना है याद, MBBS पेन के नाम से, कि जब आपको पेन होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने MBBS किया होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके 8 कंट्रीज साउथ एशिया के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर वो अब डिस्कस करेगा कि जनाबी अली इतनी एयर क्वालिटी खराब हो गई है कि अब लोगों की इस इलाके के अंदर जो है वो जिंदगी जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। और ये रहा आपका एयर क्वालिटी का इंडेक्स
जो आपको बताता है कि वेयर वी फॉल, और पाकिस्तान की अक्सर 190 और इससे प्लस भी होती है लाहौर वालों की। यानी कि हम जो है हैजर्डियस, अनहेल्थी, इस तरह की कैटेगरी में हम लोग फॉल करते हैं। ये गुड है जी, इसको में तो हम कभी गए ही नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम इस कैटेगरीज के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको बोला जाता है, इसके थ्रू हम इसको मैयर करते हैं। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं जी। व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस? कहता साउथ एशिया, जो मैंने आपको 8 मुल्क पहले दिखा दिए हैं, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, तकरीबन ये क्वार्टर है। क्वार्टर आपको पता है 1/4 होगा। 25% तकरीबन आपकी पॉपुलेशन जो है ये इसी इलाके में रहती है, क्योंकि इंडिया नंबर 1 पे है, पाकिस्तान नंबर 5 पे है, ठीक है। और चाइना वैसे साथ ही है, इंडिया मेरे ख्याल में नंबर 1 पे चला गया, पहले चाइना था। तो ये यहाँ पर जो है आबादी दुनिया की तकरीबन 25% इसी इलाके में रहती है, छोटे से इलाके में। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी गंदगी फिर होगी। कहता है इससे क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिंदगी थोड़ी होती जा रही है जी, लोगों की उम्र जो है वो कम होती जा रही है। कहता है विंटर स्टार्ट होता है, स्मोक होती है, धुआं, डस्ट होती है, इन दोनों को मिलाते हैं और स्मोक बन जाती है। और वो स्मोक जो है उससे क्या हो रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज पैदा हो रही है, खासतौर पर बच्चों में और बूढ़ों में। सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं और साथ में दिल की बीमारियां भी। और कभी-कभी कहता है थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ लोगों को मिल जाता है, उसके बाद फिर वहीं पे आ जाते हैं, फिर गंदा हो जाता है मौसम। और फिर वो कहता है एयर क्वालिटी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इंडिया की, नेपाल की, ठीक है ना, बहुत खराब है, वर्स्ट है, बहुत ज्यादा खराब है इन 4 मुल्कों की। और इसके अलावा जो लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, ये टॉप मोस्ट वर्ल्ड पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स है, दुनिया के सबसे टॉप जहाँ पे गंदगी है एयर पोल्यूशन के हिसाब से, तो वो है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 साल जो है लाइफ जो है कम हो गई है। ग्लोबल में ये एवरेज चलता है 2.3 ईयर्स, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में 4 साल कम हो गई है। और ऊपर से अगर लाहौर और पेशावर की बात की जाए तो ये तो बहुत ही गंदे हैं, तो यहाँ पर तो 5 साल कम हो गई है। यानी कि दुनिया में 2.3 है, पाकिस्तान में 4 साल है, और लाहौर और पेशावर में 5 साल है। यानी कि लाहौरियों की और पेशावर वालों की जिंदगी 5 साल कम हो गई है एयर गंदी होने की वजह से। काजिज क्या है जी एयर पोल्यूशन की पाकिस्तान के अंदर? कहता है जी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, ट्रांसपोर्ट वालों से बर्निंग वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, और जो ये वेस्ट बर्निंग है, जो बुच्चे रह जाते हैं, जिन लोगों की पैलियां हैं गाँव में, इनको पता होता है जब फसल काट लेते हैं तो नीचे नीचे छोटे छोटे बुच्चे रह जाते हैं, तो इनको वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, तो इससे धुआं निकलता है। तो कहता है कि उससे, ठीक है ना, और साथ में जो सीजनल वेस्ट, सॉरी वेस्ट तो जो आम होता है ना, क्या उसको कहते हैं यार, कूड़ा वगैरह जिसको आग लगा देते हैं, सीजनल क्रॉप जो रेजिड्यूज है जिसको ये मैंने बनाया, उनकी बर्निंग से, तो इन सब से क्या होता है, धुआं निकलता है, टॉक्सिक एमिशंस होती हैं। तो ये मेन 4 जो है ना काजेज हैं, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि अर्बनाइजेशन का रेट पाकिस्तान में बड़ा हाई हो गया है, हाईएस्ट है इस रीजन के अंदर, कि लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटियां बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, रूरल एरिया से लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहरों में। तो ये क्या हाईएस्ट है इस रीजन के अंदर, किस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। और 2025 तक वो कहता है कि पाकिस्तान की आधी आबादी शहरों में आ जाएगी, इतनी स्पीड से बढ़ रही है। और ज़ाहिर है फिर होता क्या है, आप लोग हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, अर्बनाइजेशन तो फिर ही होती है ना। तो हाउसिंग सोसाइटीज जब आप लोग बनाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, ग्रीन जो कवर है उसको इरोड कर देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी जगह आप उसको काट के वहां पर क्या कर देते हैं, सोसाइटियां बना देते हैं, जैसे डिफेंस बाई, डीएचए बना दिया, बहरिया बना दिया, और मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज जो छोटी मोटी हैं वो बना दी। तो उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड इज कन्वर्टेड इनटू हाउसिंग सोसाइटीज, तो ग्रीन कवर जो है वो कम हो जाता है, और अल्टीमेटली जो पौधे होंगे तो आपकी हवा को साफ करेंगे। तो ये एक रीजन ये भी है अर्बनाइजेशन का, जो पाकिस्तान के अंदर हाई रेट है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर जो है एयर की क्वालिटी गंदी हो रही है। तो दीज आर द मेन फ्यू रीजंस। सॉल्यूशंस क्या बताता है, सॉल्यूशंस इन रीजंस को उल्टा कर दो तो सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जैसे वो कहता है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दो, तो ज़ाहिर है फिर गाड़ियों से धुआं नहीं निकलेगा। और इसके अलावा जो स्मोक इमिटिंग ट्रांसपोर्ट हैं, जो गाड़ियां धुआं देती हैं, उनको बंद कर दो, जुर्माने कर दो, पेडेस्ट्रियन जोन्स बना दो, यानी कि लोगों को पैदल जो है चलने की आदत डालो, कि छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, कुछ लोग गाड़ी निकाल लेते हैं, साइकिल पे तो कोई जाता नहीं है,
तो ये चार दूध लेने भी जाना है तो बाइक पे चले जाते हैं। तो इस तरह की आदतें पड़ गई हैं लोगों को, ठीक है ना। अगर मॉल पे जाना है बेशक घर के पास ही या स्टोर बड़ा, तो वहां पे आप गाड़ी पे चले जाते हैं। तो पैदल चलने की आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और साइकिल चलाना तो वैसे बिस्ती वाली बात है ना पाकिस्तान में, वेस्टर्न में नहीं। तो इस कहते हैं कि ये वाला जो काम है ना, पेडेस्ट्रियन जोन्स बनाओ ताकि लोग जो है वो पैदल चलने की उनको आदत पड़ जाए। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ज्यादा लॉज बनाए जाएं कि हर जगह पे हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। जो ग्रीन एरियाज हैं, कवर्स हैं, उनकी भी कोई परसेंटेज होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर आप यहाँ पे बना रहे हो तो इतने परसेंट ग्रीन एरिया होगा और इतने परसेंट आपके लैंड होगी। तो ये लॉज आप लोग बनाए और इनको इम्प्लीमेंट भी करवाएं, सिर्फ बनाए नहीं। और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनको अल्टरनेटिव तरीके बताए नहीं, भाई यार ये आपकी है तो किस तरह से आप लोगों ने इसको खत्म भी करना है लेकिन जलाना नहीं है, तो अल्टरनेटिव तरीके आप फार्मर्स को बताएं। और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट बेसिकली कैसे, ये वेस्ट वाला बर्निंग जो हो गया इसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर चेकिंग एंड बैलेंस करना। तो यहाँ पर आप क्या करें, लॉ इन्फोर्समेंट का तरीकाकार अपनाएं। तो इससे क्या होगा जनाब अली, आप लोग जो है काफी हद तक जो आपकी एयर क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकेंगे। सो दीज आर द फ्यू सॉल्यूशंस। आगे जी, अभी शेयर वर्ड्स, इसके अंदर वो क्या बात करेगा। COP28 उसका मजाक उड़ाएगा, मजाक तो नहीं उड़ाएगा, रियलिटी ही बताएगा आपको। और सादा सा क्रक्स वो ये बताता है कि जनाब ये जो COP28 हुई है ना, यहाँ पर जो वादे हुए हैं ना, सिर्फ वादे ही हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सिर्फ वादे हुए हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करना चाहिए, लेकिन एक्शन प्लान कहाँ पे है? कहता है एक्शन प्लान को दिया किसी ने? कोई एक्शन प्लान नहीं दिया, और देंगे भी नहीं, कहता है। कभी भी ना सोचना कि वो देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर वो एक्शन प्लान देते हैं तो ऑयल गैस खत्म करने का, इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो जिन अमीर मुल्कों की इकोनॉमी ऑयल और गैस पर खड़ी है, तो वो क्या करेंगे फिर? सऊदी अरेबिया क्या करेगा? दुबई, UAE जैसे, और अभी जो क्या उसका नाम, बाकू, अजरबैजान, जहां पे अभी नेक्स्ट होनी है। तो ये जनाब सारे ही तेल ही बेचते हैं। तो तेल आप बंद कर देंगे, तो तेल जब ये बेचना बंद कर देंगे तो ये खाना कहाँ से खाएंगे? ये सऊदी जो है ये इतने बड़े बड़े जो बना रहे हैं चीजें, या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, कहाँ से लगाएंगे? तो कहते हैं एक्शन प्लान कोई नहीं आने वाला, ठीक है, बातें करते रहेंगे, अगले साल भी करेंगे, पिछले साल भी की थी, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं देंगे जिससे ऑयल और गैस जो है वो बंद हो जाए। तो ये जनाबी अली वो डिस्कस करता है इसके। कहता COP28 होती है, एक्नोलेज कर लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है वो मेन वजह है क्लाइमेट चेंज की। इट्स इनफ एंड कंक्लूड, बस बात खत्म हुई, इतना ही बड़ा है कि हम लोगों ने ये मान लिया कि फॉसिल फ्यूल जो है वही मेन रीजन है। और ये कब माना? 30 साल लगा के बस यही मनाते मनाते कि जनाब अली मेन वजह ये है। जैसे मैंने आपको यस्टरडे वाले लेक्चर के अंदर कहा था, एलिफेंट इन द रूम, मान ही नहीं रहे थे एलिफेंट इन द रूम है, सारे बैठे हुए हैं, एलिफेंट पास खड़ा था, नहीं मान रहे थे, लेकिन अब COP28 के अंदर माने हैं कि हाँ यार ये रूम में एलिफेंट खड़ा है। और ये 30 साल के बाद सिर्फ मानने ही है, हो सकता है अगले 30 साल लग जाए आपको इसके ऊपर अमल करते हुए। बात वो जो भी करता है घुमा फिरा करता है, तो मैंने उनको बिल्कुल अपनी तरफ से तरतीब लगाने की कोशिश की है ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। नो डाउट ये कुछ चीजें एंड पे जाकर वो लिखता है, लेकिन मैंने पहले इसलिए लिखती हैं ताकि आपको कंक्लूजन से सारी समझ आ जाए। वो कहता है कि हम रहते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, पैसा पैसे को कमाता है ना, दैट इज कैपिटलिज्म। पैसा लगाओ पैसा कमाओ, इट्स कॉल्ड कैपिटलिज्म। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, ऑनर के पास ज्यादा पैसा है तो ऑनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कैपिटलिज्म। कहता वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के हम अंदर रहते हैं जहां पर प्रॉफिट जो है वो मैटर करता है, ऑलवेज मैटर करता है, मोर देन कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से भी ज्यादा। इवन इफ दे पे द पाथ टू एंड द वर्ल्ड, यहां तक कि अगर उनको ये भी पे करना पड़े ना, दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो ठीक है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर प्रॉफिट मैटर करता है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। और कहता है देयर इज नो absolutely no reason to expect that the United Nations Climate Conference will ever yield any resembling practical road map for aging। तो कहता है इस चीज को देख करके प्रॉफिट ही मैटर करता है, तो प्रॉफिट तो उनको आ रहा है ऑयल एंड गैस से, तो फिर ये चीज एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो जो है ऑयल और गैस को बंद कर देंगे, ऐसा कोई रोड मैप देंगे, तो ये आपकी मर्जी है, वो देने वाले नहीं है कोई ऐसा रोड मैप, प्रैक्टिकल रोड मैप वो आपको कभी भी नहीं देंगे कि जनाब इस साल ये इस साल ये।
सीधी सी बात है, सऊदी अरब तेल बेच रहा है, सऊदी अरब को कहें आप तेल बेचना बंद कर दें, तो ऐसा कोई रोड मैप हो, जब तेल बेचेगा नहीं तो कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं करेगा, जब कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी ही नहीं, अल्टरनेट एनर्जी खुद ही सारे चले जाएंगे। तो ऐसा कोई रोड मैप वो आपको देने वाले नहीं है। विदाउट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म विच डज नॉट एग्जिस्ट, कहता है कि जनाब अब ये काम जो है तेल और गैस को इसको रिप्लेस करना, तो विदाउट किसी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के ये पॉसिबल ही नहीं है, जो कि और वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया ही नहीं है। सऊदी अरब की बात करता है कि वो तेल एक्सपोर्टर है, तो वो कभी भी ऐसा मैकेनिज्म बनाने के हक में नहीं आएगा कि जनाब अली कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप नहीं देगा कि जिससे क्या हो, आपका तेल बंद हो जाए। दुबई की बात करता है कि दुबई खुद जो है वो भी यूएई जो है वो कहता है उन्होंने सुल्तान अल जबेर को क्या किया, पिकअप कर लिया, उसको हेड, जो उनका हेड है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का, जो कि टॉप 10 के अंदर आती है वर्ल्ड ऑयल कंपनीज की, तो उसका वो हेड है, तो उसी को पकड़ के प्रेसिडेंट बना दिया COP28 के अंदर यूएई वाले ने इसको, सुल्तान अल जबेर को। अब ये सारी बातें वो वाली हैं जो मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो इसको उन्होंने क्या किया, इन्होंने बना दिया हेड। अब ये जो हेड है ये प्रेसिडेंट भी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि अब ये कभी भी बंदा ऐसी बात करेगा कि जिससे जो है वो तेल वाला कारोबार बंद हो जाए। तेल वाली कंपनी वो खुद चला रहा है, उसका वो प्रेसिडेंट है, तो वो कभी भी ये चाहेगा, उसका वो हेड है, तो कभी भी वो चाहेगा कोई ऐसी बात करनी। और साथ साथ यहाँ पर एक और भी जो बात सुनने में कहता आई थी उस वक्त, कि उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि COP28 को तो वो बेसिकली इस्तेमाल कर रहा था कि प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि वो ऑयल्स की डील कर सके दूसरे मुल्कों के साथ। और वहां पर वो कहता है कि 2400 से ज्यादा फॉसिल फ्यूल लॉबी वाले आए हुए थे। तो ये लॉबी जो थी फॉसिल फ्यूल वाले लॉबी जो थी वहां पर अवेलेबल थी 2400 के करीब। और ये वाले बंदे पिछली जो ग्लासगो के अंदर हुई थी शर्म अल शेख में COP27, उससे भी ज्यादा थे। और कहता है नेक्स्ट जो COP29 होनी है बाकू के अंदर, वहां पे हो सकता है इससे भी ज्यादा आ जाए बंदे। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली बंदे तो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी ऑयल्स की डील करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जब खुद ऑयल की डील कर रहे हैं, ऑयल का कारोबार कर रहे हैं, तो ये कैसे ऑयल को फेज आउट कर सकते हैं। फिर फाइनली वो कहते हैं कि अगर ये सारा काम करना ही था तो कि ये फिर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस बुलाने की वजह क्या है, क्यों बुलाते हैं, फिर ना बुलाया करें। तो कहता है इसलिए बुलाते हैं कि बस एक उम्मीद जिंदा रहे, ताकि हम ये बातें कर सकें कि हम क्लाइमेट के लिए कुछ करेंगे, और हल्की फुल्की डिस्कशंस कर सकें और मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते रहें। लेकिन व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी ये है कुछ नहीं होने वाला। ये COP28 है, COP29 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, डिस्कशन होती रहेंगी, लेकिन ये लोग जो है ये अपना कारोबार बंद नहीं करने वाले, क्योंकि जो मेन काम करने वाला है फॉसिल फ्यूल्स के रिप्लेसमेंट करना, वो ये कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर सारे के सारे ऑयल और गैस को, ये कोयले को ये रिप्लेस कर देते हैं, तो इनका अपने घर का कारोबार बंद हो जाता है। और वो यहाँ पर ये चीज बताता है कि COP28 के अंदर जो हेड कौन था, इसका प्रेसिडेंट कौन था। प्रेसिडेंट COP28 का है, जो कि हेड है किस चीज का, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का, ठीक है। और वहां पर वो अपने ऑयल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहा है, ठीक है। और अभी COP28 जब खत्म हो जाती है तो यही कंपनी जो है जनाबे अली, यही वाली कंपनी अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा देती है। ये भी न्यूज है, ठीक है। तो यहां से आप बड़े अच्छे तरीके से है ना वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं किसका, COP28 का। ठीक हो गया जी। और ये आपका टॉपिक रहेगा क्लाइमेट चेंज, जो आपका मेन टॉपिक है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने बातें हो रही हैं, जितने एडिटोरियल्स ओपिनियंस आ रहे हैं, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, हेल्थ के इशू, सारा कुछ इससे लिंक कर रहा है, इकोनॉमी इससे लिंक कर रही है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका ऐसे आना ही आना है। लास्ट, डीकोलोनाइजिंग द म्यूजियम। अब कोलोनाइजिंग क्या होता है जी, जिसे हम कोलोनियलाइजेशन कहते थे, कॉलोनी बना लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे साउथ एशिया को क्या था, ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाया हुआ था। अब डी कोलोनाइजेशन म्यूजियम के बारे में बात करता है, तो इसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में तो मुझे कोई चीजें ऐसी खास मिली नहीं थी, तो लिहाजा दैट्स वाई मैंने इसको ना एंड पे रख दिया था।
तो ऐसे ही आपका टाइम ना ज़ाया हो, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं हल्का सा टच दूंगा कि कहना क्या चाहती है। वो कहती है ब्रिटिश म्यूजियम हो गया, पेरगामोन म्यूजियम हो गया, कोहेनूर डायमंड हो गया, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ चीज़ें उठाकर इन लोगों ने अपने पास रखी हुई हैं, दुनिया को दिखाते हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए कि जिस जिसकी वो चीज़ें हैं ना, उन सबको वापस कर दें, डीक्लोनिनाइजिंग कर दें, ठीक है। और फिर वो न्यूयॉर्क वाले मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की बात करती है, तो कहती है उन्होंने कंबोडिया को और थाईलैंड को, जो वहां से ये चीजें उठाकर लाए थे ना, इन्होंने उसको वापस कर दी हैं। इससे अलावा स्टेचू ऑफ बुद्धा हो गया, हेड ऑफ बुद्धा हो गया, और इसके अलावा जो है ये चीजें भी वो कहती है वहां पर पड़ी हुई है। तो जिस जिसकी चीजें हैं वो बेसिकली वो कहती है सबको वापस कर देनी चाहिए। ब्रिटिश म्यूजियम की वो बात करती है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये भी लिखा, पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि कुछ चीजें हमारी गुम हो गई हैं, तो उसको ढूंढने में हमारी मदद करें। फिर वो आगे बात करती है कि 1930 से लेकर वर्ल्ड वार टू के एंड तक जो नाजी थे ना, नाजी जर्मनी वाले, वो यूरोप के कैपिटल से मुख्तलिफ किस्म के कीमती चीजें, नवादरात और इस तरह की चीजें वो उठाकर ले गए थे। लेकिन कहती है ब्रिटिश बड़े अच्छे थे, उन्होंने वो चीजें यूरोप वालों को बाद में वापस कर दी थी। आगे ब्रिटिश जो है ना, वो जैसे वो फिर आगे कहता है कि ब्रिटिश यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ा अरसा रहे। यहाँ से ये मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे कोहिनूर का किस्सा हम लोग सुनते हैं, डायमंड का, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ये जो है लोग ले गए। कुछ इन लोगों ने जाकर वहाँ पर अपने म्यूजियम के अंदर रखी हुई हैं, कुछ इन लोगों ने अपने जो है हॉल जो थे, सिटिंग रूम थे, इनके जो बड़े ऑफिसर्स थे वो वहां पर रखे थे। और अपनी जो है ना, अब इनके ग्रैंड चिल्ड्रन उन देखते हैं उन चीज़ों को, और वो यादगारें हैं इस चीज़ की कि हम ब्रिटिश जो थे इन किस तरह से इस इलाके पर हुकूमत करते थे। असल में वो कहता है कि ये जो डी कलोनियलिज्म है ना, ठीक है ना, जो कलोनियलिज्म था बेसिकली उसकी हकीकत ये थी, लार्ज बाय एंड लार्ज लूटिंग इंटरप्राइजेस था, पर जो मिलता था लूट कर ले जाते थे। लुट लुटाव मचाया हुआ था उन लोगों ने। तो ये होता था कॉलोनियलिज्म के अंदर, कि एक मुल्क पर हमला किया, उसको अपनी कॉलोनी बना लिया ना, तो उस मुल्क के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन लोगों की, जिस लिहाज से भी हों, पैसे के लिहाज से या वैसे, जो जिनको वो बड़ी अहमियत देते हैं, उनको वो क्या करते थे, लूट लेते थे, और लूट कर अपने लवा अपने पास ले जाते थे। और आगे वो कहता है कि वी सॉ टू स्टील द वेल्थ and tragedy of one part of the world for the enrichment and enjoyment of another। कि दुनिया के एक ही हिस्से से, जैसे साउथ वाले हिस्से से, सारी कीमती चीजें उठाकर लूट कर, तो सारा जो सोना था, खजाने थे, वो दूसरे हिस्से में ले गए। आगे वो कहता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन क्वेश्चन फ्रॉम द कोहिनूर डायमंड टू बेनेंजा ब्रॉन्ज टू द इसाक रिप्रेजेंट दिस। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो इस चीज को साबित करती हैं कि कॉलोनियलिज्म कुछ नहीं, एक लूटिंग इंडस्ट्री थी, जो कि हर चीज को लूट कर वापस ले जाते थे। और अब वो कहती है कि अब दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, लिहाजा जिस जिसकी जो जो भी चीज इन म्यूजियम्स के अंदर पड़ी हुई है, वो क्या करें, वो मुल्क वो चीजें जो हैं उनके जो असल हकदार हैं, जो उनके मालिक हैं, उनको क्या करें, वापस कर दें। सो दैट्स ऑल ही डिस्कस इन दिस ओपिनियन पेपर पर्सपेक्टिव में। मैं इसको कहीं लिंक नहीं, मेन जो हमारे ऐसे के टॉपिक्स होते हैं वहां पर मैंने लिंक नहीं किया, लेकिन ये जैसे लूटिंग इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस है, कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या होता था, तो उसके अंदर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जब कोई मुल्क गुलाम होता है या कॉलोनाइज हो जाता है, तो उसका जो कोई भी चीज उसकी नहीं रहती, उसको जो है वो दूसरा जो उसके ऊपर आता है वो उसको अपने मतलब से चलाता है। और इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इस कॉलोनियलिज्म के अंदर कि किस तरह से ये कोहिनूर की बात कर सकते हैं, म्यूजियम्स की बात कर सकते हैं। तो बात यह है कि जब वो अब ये है कि जिस डायरेक्शन में चीज पूछी गई है, तो आपके पास आइडिया हो तो यू कैन कनेक्ट इट। सो जी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नाम का आप लोगों ने बताना है जरूर, ठीक है। एंड that's today lecture, and thank you very much, have a good day।